शिक्षक शिक्षा की जिज्ञासु नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशन नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पर इस समय यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और एजुकेशन के सेकंड पेपर के साथ बीईओ असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं के लिए विशेष तैयारी के लिए आगे बढ़े हैं, जिसमें प्रयोगात्मक अनुसंधान पिछला वीडियो में कई वीडियो से हम के अंक हैं, उसमें प्रयोगात्मक अनुसंधान की बात कर रहे हैं। उस प्रयोगात्मक अनुसंधान के क्रम में आज का जो हमारा प्रकरण है वह है प्रायोगिक वैधता। ये जो प्रायोगिक वैधता यानी जो एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी है, इसकी बात की जाए तो इसका एक सीधा सा तात्पर्य है कि आप समझिए कि जो ज्ञान के पर्याप्त योगदान देने के लिए एक प्रयोग का वैध होना आवश्यक है। अगर वैधता शब्द को जानना है तो आप पहले वैधता शब्द को जान लीजिए। तो वैधता का तात्पर्य क्या होता है? परीक्षण वैधता से तात्पर्य उस बात से होता है कि परीक्षण क्या मापता है और कितनी बारीकी से मापता है। इसे एनास्टी और उर्विना ने कहा था, और गे ने 1980 में एक परिभाषा दी थी कि वैधता की सबसे सरल परिभाषा यह है कि वह मात्रा है, डिग्री है, जहाँ तक परीक्षण उसे मापता है और जिसे मापने की कल्पना की जाए। इसका मतलब अंग्रेजी में आप देखें उसकी परिभाषा थी तो उसमें कहा गया था कि द मोस्ट सिंपलिस्टिक डिफिनीशन ऑफ वैलिडिटी इज दैट इट इज़ द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। यानी कि जिसको मापने के लिए उसे बनाया गया है, अगर वैधता वह परीक्षण उसका कार्य करता है तो वह वैध है। परीक्षण की वैधता का यही तात्पर्य है कि वो कार्य कर रहा है तो वो वैध है। दूसरी बात आप यहाँ देखिए तो जो परीक्षण की वैधता की बात है वह समझ में आ गई आपको कि जो परीक्षण जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो उसी का ही मापन करे तो वो वैलिड है। अब उस वैलिडिटी को आगे बढ़ाइए आप तो थोड़ा सा समझेंगे कि परीक्षण की वैधता यहाँ जो अनुसंधान है हमारा, जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है उसमें क्या तात्पर्य होता है, उस तात्पर्य का क्या मतलब है उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें प्रयोगात्मक वैधता भी आप प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग का तात्पर्य जान ही चुके हैं कि जब दो समूहों को ऐसा लिया जाता है जिनमें एक समूह में कुछ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, दोनों समूह बाकी मामले में सेम होते हैं, तो हम उसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ जो है प्रयोगात्मक वैधता को देखना है कि जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है क्या वह अनुसंधान अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, जिसका मापन करने के लिए उद्देश्य के लिए जो बनाया गया है उसकी पूर्ति कर रहा है। तो इसकी वैधता के लिए कैंपबेल और स्टैनली ने दो प्रकार की प्रायोगिक वैधता को बताया है। पहली वैधता है आंतरिक वैधता और दूसरी वैधता है बाह्य वैधता। तो जो आंतरिक वैधता, जो इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी है, वो है क्या, इसको आगे देखिए। तो कुक और कैंपबेल ने जो है स्टैटिस्टिकल एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को उसमें जोड़ दिया था। तीसरी वैलिडिटी हो गई थी सांख्यिकी और स्टैटिस्टिकल एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो जिसमें आंतरिक वैधता क्या है इसकी बात करें आप, तो आंतरिक वैधता को कहा जाए तो एक प्रयोग की वैधता उस विस्तार तक होती है जहाँ तक प्रयोग में हेर फेर वाले कारक यानी स्वतंत्र चर का परतंत्र चर पर शुद्ध प्रभाव पड़ता है। आप जानते ही हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या है। प्रयोगात्मक अनुसंधान के बारे में आपने देखा तो आपको यह ज्ञात ही हो गया है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें एक चर के प्रभाव का दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके आने से, उसके रहने से, जाने से, उसका यहाँ अध्ययन किया जाता है। तो यही इसमें भी कहा जा रहा है कि एक प्रयोग की वैधता उस विस्तार तक होती है जहाँ तक कि प्रयोग में हेर फेर वाले कारक यानी स्वतंत्र चर का परतंत्र चर पर शुद्ध प्रभाव पड़ता है। और इस प्रभाव का आकलन करने के पूर्व शोधकर्ता को यह निश्चित करना होगा कि निम्नलिखित चरों या कारकों ने तो अस्तित्व चर पर प्रभाव नहीं डाला जिसे हम स्वतंत्र चर का प्रभाव समझ रहे हैं। यानी जो आपकी आंतरिक वैधता है, आंतरिक वैधता का तात्पर्य ही यही आप समझ लीजिए है कि जो प्रयोगात्मक परिस्थिति है उसमें जो प्रयोगकर्ता द्वारा जो बाह्य चर हैं उनको नियंत्रित करने की सीमा है कि आप जितना अधिक बाह्य चरों को नियंत्रित करेंगे। देखिए आपका जो रिसर्च एक्सपेरिमेंट है, आपका जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, उस पर यदि बाह्य चरों का प्रभाव अधिक पड़ेगा
तो निश्चित रूप से आपका जो परिणाम आएगा वह आपके स्वतंत्र चर के कारण नहीं होगा। ये जो स्वतंत्र चर है इसके कारण तब वह नहीं बचेगा, बल्कि वह y है जो प्रभाव पड़ा उसके कारण हो जाएगा। तो यहाँ आपको देखना क्या है, यहाँ देखना है जो स्वतंत्र चर है उसका परतंत्र चर पर शुद्ध प्रभाव। तो इसको देखने के लिए शोधकर्ता को करना क्या चाहिए कि वहाँ पर देखना चाहिए कि जो समकालीन इतिहास या प्रयोग के पूर्व की घटित घटनाएं हैं क्या वे तो नहीं प्रभावित कर रही हैं आपके परिणाम को। दूसरी बात, परिपक्वता जो सब्जेक्ट की मैच्योरिटी है, जो विषय की मैच्योरिटी है वह भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जितने लक्ष्य जाएँ उनमें मैच्योरिटी इक्वल हो, उसको मैच्योरिटी इक्वल वाले होने चाहिए। और उसके बाद जो मापन यंत्र यानी जो टूल्स है, मेजरमेंट टूल्स हैं, उपकरण हैं, उनका कैसे प्रयोग किया गया यह भी मायने रखता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि टूल्स पूर्वाग्रह पे बनाए गए हों, बायस्ड होकर बनाए गए हों, आपने बनाया आप अपनी सरलता के लिए बना लिए हों, ऐसा हो सकता है, बहुत बार हुआ है। या फिर किसी का बनाया टूल्स आपने ले लिया है और वो लोअर लेवल का टूल था, आप उसको अपर लेवल में लगा दे रहे हैं, जिसके कारण वो टूल्स रिजल्ट बहुत अधिक दे रहा है। तो ये क्या होगा, इससे रिजल्ट आपका प्रभावित हो जाता है। उसके बाद जो इस सांख्यिकी प्रत्यावर्तन है वह भी आपके परिणाम को प्रभावित करता है। और व्यक्तियों के चुनाव में भिन्नता है, जो आप व्यक्तियों के चुनाव की भिन्नता देखते हैं वह कैसी है यह भी आपको प्रभावित करती है। अब उसके बाद प्रयोगात्मक अनुसंधान में जो अगली बात है उसमें प्रयोग त्याज्य देने वाले व्यक्ति, आप जिसे अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना कि जो सब्जेक्ट्स की विनाशिता है, विनाशिता का मतलब मोरलिटी, यानी वो त्याग देते हैं या मर जाते हैं, कहीं चले जाते हैं आपके सब्जेक्ट जो है, तो भी जो है वो आंतरिक वैधता प्रभावित होती है। और ये उपर्युक्त चरों में जो पारस्परिक प्रतिक्रिया है, उपर्युक्त चरों में जो भी चर बताए गए इनकी जो पारस्परिक प्रतिक्रिया है यह भी प्रभावित करती है। यदि उपर्युक्त चरों का ध्यान न रखा गया तो उन पर उचित नियंत्रण अगर रखा गया तो ये आश्रित चर को प्रभावित करेंगे और हम प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर के प्रभाव का शुद्ध आकलन नहीं कर पाएंगे। पर लक्ष्य क्या है, लक्ष्य यही है कि शुद्ध जो उसका प्रभाव है उसका आकलन करना। तो शुद्ध आकलन आंतरिक वैधता उसकी गड़बड़ हो जाएगी। अगली बात, बाह्य वैधता की बात करें तो बाह्य वैधता जो है प्रायोगिक निष्कर्ष की सामान्यीकरण क्षमता है। बाह्य वैधता क्या है, बाह्य वैधता प्रायोगिक निष्कर्ष की जो है वो सामान्यीकरण की क्षमता है और तथा इसकी प्रतिनिधित्व क्षमता से है। आप जानते हैं कि जो अनुसंधान किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो अनुसंधान प्रयोगात्मक अनुसंधान के बारे में आपने देखा तो आप इतना जान चुके हैं कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में वह सैंपल के आधार पर किया जाता है, प्रतिदर्श के आधार पर सामान्यीकरण निकाला जाता है। वो पूरा जो अध्ययन है वह पॉपुलेशन का, पूरे पॉपुलेशन का किया जाता है, लेकिन उस पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन करने के लिए एक छोटे से प्रतिदर्श को लिया जाता है, छोटे से सैंपल को लिया जाता है। और वो सैंपल जो है, जो छोटा प्रतिदर्श है, वह प्रतिदर्श क्या करता है, वह प्रतिदर्श क्या करता है, वह प्रतिदर्श उस प्रतिदर्श की तकनीकी के द्वारा चयनित होता है और पूरी जो पॉपुलेशन है, होल पॉपुलेशन का वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो जो निष्कर्ष निकाला जाता है, परिणाम शोध का होता है, वह शोध का परिणाम निष्कर्ष निकाला जाता है न्यायाधीश पर, लेकिन लागू होता है पूरी जनसंख्या पर। जैसे उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि चावल पकाया जाता है, पतीली में जो चावल पकाया गया है तो आप उसके हर चावल को नहीं चेक करते कि पका है कि नहीं, उसमें से एक चावल निकालते हैं और देखते हैं, यदि पका है तो सभी चावलों को पका मान लेते हैं। यही सैंपल के संदर्भ में भी है कि पूरी पॉपुलेशन का सर्वे या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अध्ययन करना संभव नहीं है, तो उसके लिए छोटा सा सैंपल लिया जाता है। सैंपल टेक्निक में आप जानेंगे कि इस तरह से लिया जाता है कि वे उसका प्रतिनिधित्व कर सकें। तो वो प्रतिनिधित्व होता है और उस प्रतिनिधित्व के कारण जो निष्कर्ष निकाला जाता है बाह्य वैधता में, ये बाह्य वैधता में जो जनरलाइजेशन होता है वह सही हो जाता है। बाह्य वैधता से तात्पर्य प्रायोगिक निष्कर्ष की सामान्यीकरण क्षमता तथा प्रतिनिधित्व क्षमता से है, अर्थात प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष प्रयोग की सीमा के बाहर किस सीमा तक संबद्ध हैं और किस जनसंख्या स्थिति, प्रायोगिक चर तथा मापन चर पर इनका सामान्यीकरण लागू किया जा सकता है।
जिन बातों पर वाह्य वैधता निर्भर करती है। अर्थात मतलब आप समझ ही गए हैं कि वाह्य वैधता क्या है। वाह्य वैधता का मतलब ये सामान्यीकरण की वैधता है, जिसके द्वारा आप सामान्यीकरण कर सके, सामान्यीकरण की जो क्षमता है, अर्थात सामान्यीकरण करने की बात है। तो जितना परिणाम पर आप बढ़िया सामान्यीकरण वाह्य वैधता होगी कर सकेंगे। अब वाह्य वैधता की जाँच के लिए प्रयोगकर्ता निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देता है। पहली चीज़, न्यायाधीशों का चयन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सैंपल हैं उनकी तकनीकी, सैंपल सिलेक्शन की तकनीकी बहुत ज़रूरी है। अगली बात है कि जो पूर्व परीक्षण का प्रभाव है, यदि पूर्व में परीक्षण वैसा किया गया है तो आपको करना क्या चाहिए, आपके परीक्षण और पूर्व परीक्षण में लंबा समय अंतराल कोशिश करना चाहिए कि 30 दिन से कम न रहे, और ज़्यादा हो तो अच्छा ही है। अगली बात है कि जो प्रायोगिक प्रक्रिया का प्रभाव है वह भी आपकी वाह्य वैधता को प्रभावित करता है, और एक से अधिक बार यदि प्रयोग किए जाते हैं तो निश्चित रूप से वाह्य वैधता सामान्यीकरण प्रभावित होगी, क्योंकि विषय उसे परिचित हो जाएगा और सामान्य रूप से अपना उत्तर दे लेगा। तो इस तरह से आपने जो है आंतरिक वैधता और वाह्य वैधता को देखा है। आज आप लोगों से निवेदन है कि आप कुछ पढ़िए, ध्यान से कुछ सुनिए और कमेंट बॉक्स में आइए, कहिए जो कहना हो। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।